हाँ, ओके सूरन, अगर अब तक कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ लें ज़रा, फिर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप पूछें प्लीज़। नो सर, अभी तक क्लियर है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लीडरशिप स्टाइल की हम बात कर रहे हैं, जो कि रूम लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस मॉडल के अंदर जो है वो आमतौर पर जो है वो जो लीडर्स होते हैं वो इन जो है वो 5 चीज़ों को आमतौर पर देके चलते हैं। या तो डिसाइड, सबसे पहला जो डिसाइड, लीडर मेक द डिसीजन अलोन एंड ईदर अनाउंस और सेल इट टू द क्राउड। यानी पहला नंबर तो ये है कि जो लीडर होता है वो अपना डिसीजन लेता है अकेले बैठकर, और फिर उस डिसीजन को अनाउंस कर देता है कि ये मैंने फैसला किया है, अब आपने इसको फॉलो करना है। या फिर दूसरा ये है कि वो अनाउंस करने की बजाय लोगों को जाकर उसके लिए मोटिवेट करता है कि वो जो उन्होंने फैसला किया है वो उस फैसले को एक्सेप्ट करें, और उनके लिए किस तरह जो है ये जो है वो फिजिबल है, तो उसके ऊपर वो वर्किंग करता है। या फिर कुछ लीडर जो होते हैं वो जाकर अनाउंस कर देते हैं कि दिस इज माय डिसीजन। सेकंड इसके अंदर है कंसर्न इंडिविजुअल, यानी जो लीडर होता है वो प्रॉब्लम सामने रखता है जो कि उनके फॉलोअर्स होते हैं या इंडिविजुअल ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनसे, और उनसे सजेशन लेते हैं, और उन सजेशन की बेसिस पर जो है फैसले किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो हम जो है ये सेकंड जो है वो लीडरशिप स्टाइल जो कि रूल पार्टिसिपेटिव मॉडल के अंदर होती है कि लीडर जो है इस तरह कर रहे होते हैं। या फिर कंसर्न ग्रुप लीडर प्रेजेंट प्रॉब्लम टू द ग्रुप मेंबर्स इन अ मीटिंग, एक मीटिंग कॉल करता है और जो प्रॉब्लम होता है वो उसमें प्रेजेंट करता है, देन गेट्स द सजेशन एंड मेक द डिसीजन, और फिर वो जो ग्रुप का डिसीजन होता है उसकी बेस पर जो है वो फैसला करते हैं। देन फैसिलिटेट, फैसिलिटेशन में यह है कि लीडर प्रेजेंट द सिचुएशन टू द ग्रुप इन अ मीटिंग एंड एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर डिफाइन द प्रॉब्लम एंड बाउंड्रीज within each within which a decision must be made। तो यहाँ सिर्फ ये फैसिलिटेट कर रहे होते हैं लीडर्स, और जो ग्रुप होता है उनको वो प्रॉब्लम दे देते हैं, और वो प्रॉब्लम वो ग्रुप ही सॉल्व करता है। बट लीडर जो है यहाँ पे सिर्फ फैसिलिटेशन का रोल प्ले कर रहा होता है। एंड फाइनल डेलीगेट, यानी वो पूरी अथॉरिटी ही डिसीजन मेकिंग की डेलीगेट कर देता है टू द ग्रुप। द लीडर permit the group to make decision within the prescribed limit, और उसकी लिमिट उन्हें बता देता है कि ये आपकी लिमिट है, इसके अंदर रहते हुए आपने अपने फैसले करना है। तो लीडर पार्टिसिपेशन मॉडल के की ये कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके थ्रू आमतौर पर लीडर जो है वो फैसले कर रहे होते हैं। देन वी हैव कंटीजेंसी थ्योरी के अंदर ही वी हैव फर्स्ट गोल मॉडल। ये कहते हैं जी, द स्टेट दैट द लीडर जॉब इज टू असिस्ट हिज और हर फॉलोअर्स, यानी जो लीडर असल में होता है उसका जो काम होता है दैट दैट इज टू असिस्ट द फॉलोअर्स इन अटेनिंग देयर गोल्स। और वो जो उनके गोल्स हैं, दूसरा उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह आपके इंडिविजुअल गोल्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ अलाइन होने चाहिए, कंपेटेबल होने चाहिए। तो ये जो है 5 गोल मॉडल्स के अंदर ये है कि लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स को असिस्ट करता है ताकि वो गोल्स को अचीव करें, और उनके जो गोल्स होने चाहिए दैट शुड बी अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो वो उन्हें ये बताता है किस तरह जो है आपके जो गोल हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ जो है अलाइन होने चाहिए, कंपेटेबल होने चाहिए। Then leader assume different leadership style at the different time depends on the situation। डेफिनेटली, तो जो लीडर होता है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जो टाइम पे अलग अलग सिचुएशन में अपनी लीडरशिप स्टाइल अलग तरीके से जो है बिहेव करता है। उसके अंदर बाज दफ़ा डायरेक्टिव लीडरशिप की तरफ जाता है, बाज दफ़ा सपोर्टिव की तरफ आ जाता है, बाज दफ़ा पार्टिसिपेटिव, और बाज दफ़ा अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर्स जो है। तो ये अलग अलग सिचुएशन है। कभी सिर्फ लीडर जो है वो सिर्फ डायरेक्शन दे रहा होता है, कभी अपने लोगों को एम्प्लॉइज को सपोर्ट करता है, कभी उन सबकी पार्टिसिपेशन से मसले को हल करता है,
और कभी सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर होता है। तो बस जो हमारा गोल है हम सिर्फ उसको देखेंगे और उसी की बेसिस पर जो है हम हमारा फैसला होगा कि हम सक्सेस हुए या फेल हुए। तो अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर्स जो है वो होते हैं। इसी लीडरशिप जो कि पाथ गोल मॉडल जो थ्योरी है उसी के अंदर ही ये कुछ इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे साथ है कि जो लीडर होता है उसका जो बिहेवियर होता है उसकी वजह से आउटकम्स यानी परफॉर्मेंस या जो फॉलोअर्स होते हैं उनकी सेटिस्फैक्शन होती है। तो ये डिपेंड करता है लीडरशिप बिहेवियर के ऊपर, या लीडर बिहेवियर के ऊपर, जिसमें ये 4 बिहेवियर हमने अभी पढ़े हैं जो कि डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव और अचीविंग। बट ये चारों बिहेवियर में से कोई भी बिहेवियर इस्तेमाल करके परफॉर्मेंस या सेटिस्फैक्शन अगर वो कर भी लेते हैं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। जैसा कि सबऑर्डिनेट के कुछ कॉन्टीजेंसी फैक्टर होते हैं कि उनका जो लोकस कंट्रोल है, उनकी जो पावर है, जो उनका बिहेवियर है वो किस तरह का है, उनका तजर्बा एक्सपीरियंस कितना है, उनकी जो एबिलिटी है किसी चीज़ को करने की वो कितना है। तो इवन दो कि आपका लीडरशिप बिहेवियर बहुत अच्छा होगा और बहुत बेहतरीन आपने स्टाइल चुना होगा, लेकिन अगर आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या आपके जो फॉलोअर्स हैं उनमें तजर्बा ही नहीं है, वो एबिलिटी ही नहीं रखते किसी चीज़ को परफॉर्म करने की, तो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। एंड अदर एरियाज जो कि इसी इसके ऊपर इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है वो है इन्वायरमेंटल कंटीजेंसी फैक्टर, जिसके अंदर आमतौर पर जो है वो टास्क स्ट्रक्चर होता है कि आपको जिनने जो टास्क दिया है लोगों को वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है। जब वो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो उस काम को करने में या उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम जो है वो अगर है तो भी एक मसला होगा। एंड वर्क ग्रुप में मान लीजिए प्रॉब्लम होता है, जो टीम है आपकी वो प्रॉपर जो है वो काम नहीं कर रही होती या उसमें कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो भी एक इश्यू है, वो भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आमतौर पर अगर लीडर का बिहेवियर अच्छा भी हो और उसकी परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन हो भी रही हो तो ये जो फैक्टर्स हैं ये उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। Then we have some contemporary views on the leadership कि जो लीडरशिप है उसके अंदर कुछ व्यूज भी हैं लोगों की, जिसमें ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की एक टाइप है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप टाइप होती है। तो ट्रांजैक्शनल लीडर्स आमतौर पर जो है वो जो फॉलोअर्स होते हैं उन्हें गाइड या मोटिवेट करते हैं और उन्हें डायरेक्शन देते हैं ताकि जो गोल्स हैं उन्हें इस्टेब्लिश करें और उन्हीं गोल को जो है वो अचीव करें। तो लीडर्स हु गाइड एंड मोटिवेट देयर फॉलोअर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एस्टेब्लिश्ड गोल्स, जो आपने गोल एस्टेब्लिश किए हुए हैं ऑलरेडी उन्हें अचीव करने के लिए वो डायरेक्शन देते हैं बाय क्लैरिफाइंग रोल एंड टास्क रिक्वायरमेंट। उनको बताता है कि आपने किस फॉलोअर्स में क्या काम करना है और उनके क्या टास्क हैं। तो वो उसके रोल्स और टास्क को क्लैरिफाई करके उन्हें बताता है। दैट इज सिंपल और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो है वो है। इसी के साथ एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स आमतौर पर जो होते हैं, लीडर्स हु इंस्पायर followers to transit their own self-interest for the good of the organization by clarifying role and task requirement। यानी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो होती है ये आमतौर पर अपने फॉलोअर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है। जो लीडर का सेल्फ इंटरेस्ट होता है उसको सामने रखकर वो फॉलोअर्स के ऊपर फॉलोअर्स को इंस्पायर करते हैं और अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो लीडर्स हु आल्सो आर कैपेबल ऑफ हैविंग ए प्रोफाउंड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इफेक्ट ऑन देयर फॉलोअर। इसके अंदर आमतौर पर लीडर्स जो होते हैं वो इतना कैपेबल होते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट जो है वो अपने फॉलोअर्स के ऊपर डाल सकते हैं। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है उसके अंदर है, जो कि आमतौर पर ये इंस्पायर करती है अपने फॉलोअर्स को ताकि अपना जो उनका सेल्फ इंटरेस्ट है, ये जो कॉमन गोल्स है उसे अचीव किया जा सके।
देन करिस्मेटिक लीडरशिप, ये उससे और जो है बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं, जो कि जिसको हम करिस्मेटिक लीडरशिप कहते हैं, जिसके अंदर ये एंथुसियास्टिक होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट लीडर्स होते हैं, जो कि whose personality and action influence people to behave in a certain way। तो ये इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ये लोगों को किसी एक सर्टेन वे में जहाँ पे वो चाहते हैं कि इस एरिया में, इस इस डायरेक्शन में हमें अपने फॉलोअर्स को लेके जाना चाहिए, वो अपने इन्फ्लुएंस से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने एंथुसियाज्म से जो है वो लोगों के बिहेवियर को चेंज करते हैं और अपना जो ऑब्जेक्टिव होता है उसे अचीव करते हैं। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है करिस्मेटिक लीडर की, नंबर वन कि उसके पास विजन होना चाहिए, हैव अ विजन। नंबर टू, आर एबल टू आर्टिकुलेट द विजन, क्या वो जो विजन उसके पास है, क्या उसको अचीव करने के लिए और उसके ऊपर वर्किंग करने के लिए उसकी लीडर्स की अहलियत है कि वो उसको अचीव कर सकता है, उसके ऊपर वर्किंग कर सकता है या नहीं कर सकता। आर विलिंग टू टेक रिस्क टू अचीव द विजन। ये इम्पोर्टेंट है कि बाज लोग जो है वो लीडरशिप में तो आ जाते हैं लेकिन वो रिस्क टेकर नहीं होते हैं। अगर कोई लीडर रिस्क टेकर नहीं है तो इसका मतलब ये है वो करिस्मेटिक लीडरशिप में नहीं आ सकता, वो करिस्मेटिक लीडर नहीं हो सकता। आर सेंसिटिव टू द वर्क एनवायरनमेंट एंड द फॉलोअर्स नीड, डेफिनेटली ये लोग वो होते हैं जो कि वर्क एनवायरनमेंट को देखकर अपने स्टाइल को चेंज करते हैं और फॉलोअर्स के नीड को फुलफिल करते हैं और एग्जिबिट द बिहेवियर दैट आर आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। तो ये ऐसा बिहेवियर एक्सप्रेस करते हैं, ये ऐसे एक्शन लेते हैं जो कि आम जो लीडर्स होते हैं वो आमतौर पर जो है वो नहीं लेते हैं। तो करिस्मेटिक लीडर जो है दे आर बेसिकली इम्पोर्टेंट लीडर्स और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इससे रिलेटेड जो है ये है। ओके, तो ये जो है करिस्मेटिक लीडरशिप के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो उनके पास विजन होना चाहिए और उस विजन उनके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिससे वो उस विजन को अचीव कर सके और रिस्क टेकर होना चाहिए और वो एनवायरनमेंट और जो फॉलोअर्स की नीड है उससे सेंसिटिव है, पता चल जाना चाहिए कि फॉलोअर्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं, वो एनवायरनमेंट किस तरह चल रहा है और उसी के मुताबिक होते हैं और उनका बिहेवियर बिल्कुल जो ऑर्डिनरी बिहेवियर होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए और लोग ये कह रहे हैं यस ही इज अ गुड लीडर। तो ये करिस्मेटिक लीडर्स होते हैं। तो डिफरेंट हमने ये अब विजनरी लीडर की हम बात कर रहे हैं। तो विजनरी लीडर में अ लीडर हु क्रिएट्स एंड आर्टिकुलेट अ रियलिस्टिक, credible and effective vision of the future that improve upon the present situation। यानी जैसा कि विजनरी लीडरशिप का मतलब है, जैसा कि इमरान खान जो है वो हमेशा कहता रहता है कि भाई कहता था, पुरानी अगर बात करूँ तो, ये जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की उसको मैं चेंज कर दूंगा और वो लोगों को ख्वाब दिखा दूंगा और लोगों को अट्रैक्ट कर दूंगा अपने विजन की तरफ के। हम जो है जो प्रेजेंट सिचुएशन है पाकिस्तान की जिसमें करप्शन है बेरोजगारी है, महंगाई है, इन तमाम चीज़ों से हम पाकिस्तान को निकाल कर बाहर, तो ये विजन है जो करंट सिचुएशन से लोगों को जो है देना है। लेकिन जो है हालात आपके सामने है कि कितना जो है वो सिचुएशन जो थी वो चेंज हुई है या नहीं हुई है चेंज। विजनरी लीडर्स हैव द एबिलिटी, क्या एबिलिटी होती है जी, कि एक्सप्लेन द विजन टू अदर्स, कि वो जो उसका विजन होता है वो दूसरों को एक्सप्लेन करता है, दूसरों को बताता है कि भाई ये हमारा विजन है और ये इस तरह हम इसको लेके चल सकते हैं। एक्सप्रेस द विजन नॉट जस्ट वर्बली बट थ्रू बिहेवियर। अपना जो विजन होता है और उसको सिर्फ बोलता नहीं है बल्कि एक्शन में करके भी दिखाता है कि वो उसके लिए काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है और उसे अचीव करना है उसका जो ऑब्जेक्टिव जो विजन है। एक्सटेंड ऑफ अप्लाई द विजन टू डिफरेंट लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट। तो वो जो आपका विजन होता है आप डिफरेंट लीडरशिप जो स्टाइल्स होते हैं उसको वो करके वो अपने विजन को आमतौर पर अचीव करने की कोशिश करता है। तो ये विजनरी लीडरशिप जो है दैट इज इन अदर स्टाइल। देन वी हैव अ टीम लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टीम लीडरशिप जो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टाइल्स इन लीडरशिप। तो इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो मेनली जो फोकस्ड है जिसको सबसे ज्यादा लोग वो करते हैं वो कौन सा है। तो टीम लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स हैविंग अ पेशेंस टू शेयर इंफॉर्मेशन, यानी
जो टीम लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स जिन लीडरशिप में होती है उनके अंदर सबसे पहले तो ये पेशेंस होता है कि वो उसके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो अपनी टीम के साथ शेयर जो है वो करते हैं। देन बीइंग एबल टू ट्रस्ट अदर्स एंड टू गिव अप अथॉरिटी। तो आप क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करते हैं और अपनी अथॉरिटी को आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, अथॉरिटी को इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन दी टीम। तो टीम को अगर लेके चलना है तो टीम के अंदर आमतौर पर शेयर लीडरशिप होती है, तो उसके अंदर आपने अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं करना है। अंडरस्टैंडिंग व्हेन दी इंटरव्यू, यानी उसे पता होना चाहिए कि जो टीम है उसको लीडर्स को कब उस टीम में इंटरवीन करना है, कब उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, कब उन्हें कोचिंग करनी है, कब उनकी ट्रेनिंग करनी है। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है जो टीम लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसके अंदर होनी चाहिए। देन टीम लीडर्स जॉब क्या होती है? मैनेजिंग द टीम एक्सटर्नल बाउंड्री, फैसिलिटेट द टीम इन द प्रोसेस। तो टीम का जो लीडर होता है वो अपनी टीम की जो बाउंड्रीज होती है वो उन्हें मैनेज करता है। उन्हें देखता है कि भाई ये जो है इसकी बाउंड्रीज को कैसे डिफाइन किया जाए और उसके जो फैक्टर्स हैं बाकी उनको कैसे रोका जाए अगर कोई इम्पैक्ट करते हैं उन बाउंड्रीज के ऊपर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, अजान हो रही है, जरा अजान सुन लेते हैं फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम ये इसको बता रहे थे कि ये जो है वो टीम का जो लीडर होता है वो इन एरियाज में जिसमें कोचिंग, फैसिलिटेशन, हैंडलिंग डिसिप्लिन, प्रॉब्लम, रिव्यूइंग टीम एंड इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो उसका फोकस होता है जो कि इसमें कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक टीम लीडर रोल्स क्या होते हैं आमतौर पर जो टीम लीडर होता है, जिसमें इसमें कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है, यानी वो एज ए कन्फ्लिक्ट अगर टीम के दरमियान में आ जाए तो उसे मैनेज करता है, कोच करता है उनको और उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको देखता है, या कोई एक्सटर्नल एरियाज हैं जिनके साथ कोई जो है उन्होंने रिलेशनशिप डेवलप करना है, उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन करना है तो उस एरिया में वो कर सकते हैं। कोई उसके अलावा ट्रबल शूटिंग के हवाले से कोई चीज़ है तो उसको सही करना है, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना है तो उसके हवाले से भी जो है वो टीम लीडर जो होता है वो अपना रोल प्ले करता है। ओके, तो लीडरशिप इश्यूज इन 21st सेंचुरी। इसमें पहला इश्यू जो है मैनेजिंग पावर, जो पावर है उसे मैनेज करना जो है दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैनेजिंग पावर किस तरह हो सकती है? तो पहली जो पावर है दैट्स द लेजिटिमेट पावर, द पावर अ लीडर हैज एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एंड हर पोजीशन। तो अगर उस लीडर के पास कोई पोजीशन है, फॉर एग्जांपल वो मैनेजर है, फॉर एग्जांपल वो वजीर आजम है, फॉर एग्जांपल वो कोई मिनिस्टर है, वो सीईओ है या कोई भी है, तो ये जो पहली पावर है वो तो ये है कि वो एज अ लीडर वो उसके पास पोजीशन कौन सी है, उस पोजीशन को जो है सामने रखकर आमतौर पर जो है उसकी पावर डिसाइड होती है और उस पावर को इस्तेमाल करके वो कैसे लीडरशिप जो है करता है। दूसरा है कोएसिव पावर, यानी पावर ऑफ लीडर हैज टू पनिश और कंट्रोल, यानी जो लीडर होता है उसके पास क्या ये पावर है कि वो जो अपने फॉलोवर्स हैं, जो सब ऑर्डिनेट हैं, क्या उन्हें पनिश कर सके या उन्हें कंट्रोल कर सके। रिवॉर्ड की पावर है, पावर टू गिव पॉजिटिव बेनिफिट्स और द रिवॉर्ड्स, क्या जो हम आपका लीडर है उसके पास ये पावर है कि वो लोगों को रिवॉर्ड कर सके। तो ये इश्यूज हैं, अगर कोई ऐसा लीडर है जिसके पास कोई पोजीशन ही नहीं है, कोई डिजिग्नेशन ही नहीं है, तो आमतौर पर लोग ऐसे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। या कोई ऐसा लीडर है जो पनिश नहीं कर सकता, ना ही कंट्रोल कर सकता है, तो भी लोग उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते। और ऐसा लीडर है जो कि ना रिवॉर्ड कर सकता है ना कुछ, तो भी expert power. The influence a leader can exert as a result of his or her expertise, skills and knowledge. तो दूसरी जो पावर आती है वो नॉलेज की बेस पर होती है,
कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपके पास स्किल्स है तो आप उस स्किल्स के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये एक जो है वो अलग पावर है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं पावर की जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Then we have a referent power, power of a leader that arises because of the person desired resources or admired personal traits. यानी इसके अंदर आमतौर पर जो पावर होती है वो ये होती है कि जो बंदा है, जो इंडिविजुअल है, वो अपनी पावर को गेन करना चाहता है और वो पावर जो है वो गेन करने के लिए अपनी जो पर्सनल ट्रेट्स होते हैं उनको इस्तेमाल करके जो है वो जो लीडर होता है उसके साथ अपने ताल्लुकात या लोगों को ये बताता है कि मेरे जो फलाँ बंदा है उसके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से लोग ये समझते हैं यार इसके रिलेशनशिप जो है मिनिस्टर के साथ है या इसका रिलेशनशिप वज़ीर-ए-आज़म के साथ है या प्राइम मिनिस्टर के साथ तो इसकी पावर होगी। तो ये क्या है? ये पहला इश्यू है कि जो पावर है उसको कैसे मैनेज किया जाए और ये इतने टाइप्स की पावर्स हैं। ये पावर्स अगर आपके पास होंगी तो लोग आमतौर पर आपको फ़ॉलो करते हैं और अगर ये पावर्स आपके पास ना हो शायद तो लोग आपको फ़ॉलो नहीं करते। अ, तो हम जो है इनको पहले समझना ज़रूरी है कि आपके पास कौन-सी पावर है। क्या आपके पास स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज़ है, नॉलेज है, उसकी बेस पर आप जो है वो लोगों को अपना फॉलोवर बनाना चाहते हैं या आपके पास कोई पावर है जिससे आप उन्हें पनिश कर सकते हैं, उनको बेनिफिट्स यानी रिवॉर्ड कर सकते हैं और अपने जो है पर्सनल ट्रेड्स की बेस पर उनके ऊपर इन्फ्लुएंस या जो है इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो लोग आपको फ़ॉलो करेंगे, अदरवाइज़ आपको लोग फ़ॉलो नहीं करते हैं। ओके जी, डेवलपिंग क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके फॉलोअर्स में एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। लोग ये समझें कि ये बंदा ऑनेस्ट है, ये बंदा कॉम्पिटेंट है और अ, he or she has the ability to inspire his or her followers. So credibility is very important. Then trust is the belief of followers and others in the integrity, character and ability of leader. तो क्या जो उनके फॉलोअर्स हैं क्या वो उनको इस बात पर या अपने जो टीम है का लीडर है उसके ऊपर क्या उनको ट्रस्ट है? क्या उनका जो लीडर है वो इंटीग्रिटी उसके अंदर मौजूद है, अच्छा करैक्टर रखता है और उसकी के अंदर एबिलिटी है कि वो लीडर बन सकता है। तो डायमेंशन ऑफ ट्रस्ट जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर इंटीग्रिटी होती है, कॉम्पिटेंसी होती है, कंसिस्टेंसी होती है कि यानी ऐसा ना हो कि हम एक दफ़ा एक चीज़ बोल रहे तो अगली दफ़ा दूसरी चीज़ बोले, फिर तीसरी दफ़ा तीसरी चीज़ बोले, फिर चौथी दफ़ा चौथी तो अपनी किसी एक जगह पर रुकने की बजाय वो भागता फिरे इधर-उधर। लॉयल्टी हो उसके अंदर के जो कॉमन गोल्स हैं, जो चीज़ तो वो उससे रिलेटेड हो। ओपननेस होनी चाहिए कि वो ओपननेस का मतलब ये है कि वो अपनी जो चीज़ें हैं जो अपना माइंड है उसे ओपन करे और तमाम लोगों की जो सजेशंस हैं वो वेलकम करे। Is related to increase in a job performance, organizational citizenship behavior, job satisfaction and organizational commitment. तो डेफिनेटली ये वो चीज़ें हैं जिससे ये सारी चीज़ें यानी ऊपर के अगर किसी लीडर में फॉलोअर्स को ट्रस्ट होता है तो फिर उससे ये चीज़ें जो है वो इंक्रीज होती हैं जो कि हमने अभी डिस्कस की। Empowering employees. This is also an अदर इम्पोर्टेंट एरिया जिसके अंदर आप जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको एम्पावर करते हैं। यानी एम्पावरिंग एम्प्लॉइज़ में सबसे पहले इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द डिसीजन मेकिंग डिस्क्रिशन ऑफ द वर्कर सच एज द टीम कैन मेक की ऑपरेटिंग डिसीजन इन डेवलपिंग बजट्स, शेड्यूलिंग वर्कलोड, कंट्रोलिंग इन्वेंटरीज एंड सॉल्विंग द क्वालिटी प्रॉब्लम। यानी आप अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको एम्पावर करते हैं और अपनी टीम को एम्पावर करते हैं ताकि वो डिसीजन मेकिंग करें और उस डिसीजन मेकिंग के लिए जो है मतलब बजट अपना खुद बनाएं, अपने जो काम है उसको खुद अपने वर्कलोड को खुद शेड्यूल करें, डिस्ट्रीब्यूट करें
कि कौन किसने क्या काम करना है, उससे रिलेटेड जो है ये वर्किंग करें। कंट्रोलिंग इन्वेंट्री जो है उसके ऊपर जो है ये काम करें, जो इन्वेंट्री उनके पास हो उसको कंट्रोल करने से रिलेवेंट कोई चीज़ कर सकते हैं, और जो प्रॉब्लम है, जो क्वालिटी प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने के लिए जो है वो हो सकता है। तो ये क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, क्वालिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके लिए उन्हें अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करें। व्हाई एम्पावर्स एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉइज को क्यों एम्पावर करना चाहिए? वैसे मेरा आप लोगों से सवाल है कि ये आप बताएं कि एम्प्लॉइज को क्यों एम्पावर करना चाहिए? तो कौन बताएगा कि एम्प्लॉइज को क्यों एम्पावर करना चाहिए? ना करें तो क्या होगा? यस, एनीवन, एम्प्लॉइज को क्यों एम्पावर करना चाहिए? सिकंदर खान, आप बता सकते हैं एम्प्लॉइज को क्यों एम्पावर करना चाहिए? सर मैं सर जी सिकंदर। व्हाट आई नो इज अगर एम्प्लॉय आपको एम्पावरमेंट देंगे तो उसको आपके ऊपर बिलीव आएगा और कमिटमेंट होगी, उसकी लॉयल्टी हो जाएगी आपकी तरफ से। ओके ओके। और कोई जो बताना चाहे कि क्यों जो है वो एम्प्लॉइज को एम्पावर करना चाहिए? एम्प्लॉइज को एम्पावर करने से तो कंपनी को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन सर हमें डिफरेंट मशवरे वगैरह भी मिल सकते हैं उनसे कि अगर कुछ इस तरीके की हर्डर ऑफ प्रॉब्लम्स आई हैं जो कि डिसी जिस पर आपको डिसीजन लेना हो और उस पर आपकी गैदरिंग भी हो, तो उस पर आप हो सकता है उसका मशवरा आपके लिए सही साबित हो और वो यूजफुल भी हो जाए। ओके ठीक है, तो आप मतलब ये चाह रहे हैं कि उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए जो भी आप डिसीजन बिल्कुल। लें। डेफिनेटली जब वो उनको डिसीजन मेकिंग में आप इन्वॉल्व करेंगे तो एम्प्लॉइज की जो है पावर बढ़ जाएगी, दे विल एम्पावर हिम और हरसेल्फ। ठीक है जी, आजम उल हक, आप क्या कहना चाहेंगे? आप हैं हमारे साथ? आप कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? आजम उल हक। ओके, आजम उल हक शायद हमारे साथ नहीं है। हसन उमर, आप बताएंगे कुछ? हसन उमर। ओके, हसन भी शायद नहीं बात करना चाह रहे हैं। मोहम्मद हसन, आप अपनी कोई राय का इजहार करेंगे? मोहम्मद हसन। ठीक है, आजम उल हक, आजम कह रहा है मैं ऑफिस में हूँ तो बोल नहीं सकता। ठीक है जी, तो हसन या हमजा, हैदर, सुहेब, आप में से कोई यस सर, प्रेजेंट। जी बोले। जी सर। जी हस ओके, अजान हो रही है आपके यहाँ? ठीक है, अजान हो रही है तो अजान के बाद आप बिल्कुल ठीक है। सर। हेलो हेलो। हेलो। जी जुहेब। जी सर, आप कुछ पूछ रहे थे? जी जुहेब, मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा कि जो है अभी ये कह रहे हैं अजान हो रही है, अजान हो जाए तो उसके बाद मैं पूछ रहा था कि अ, जो एम्प्लॉइज है उनको एम्पावर क्यों किया जाए, उससे रिलेटेड था। बस 1 मिनट रुक जाए फिर आप जवाब दें। ठीक है सर।